न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। उस समय आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि हमारा जंगल और जमीन पे अंग्रेजों का कब्जा होगा। उसमें हमारे देश के जमींदार भी शोषक बल उतना ही है जितना अंग्रेज। बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में 1895 से जो क्रांति हुआ उसमें सारे आदिवासी समाज के लोग मिलजुल के लड़े और इस हिसाब से लड़े कि 1990 5 जनवरी 1990 तक आते आते अंग्रेजों को छक्का छुड़ा। अंग्रेजों को इस हिसाब से छक्का छुड़ाए कि अंग्रेजों को लग गया कि अरे हमारा तो गोली हथियार है और ये सब का तीर कमान है, तीर कमान भी हमारे को जा रहा है हमारे गोली हथियार से। लेकिन कुछ गद्दार कुछ समय भी थे जो बिरसा मुंडा जी के लोकेशन बता के उनको अरेस्ट करवा दिए 3 जनवरी 1900 को और उसके बाद वो जेल में धीरे धीरे मर गए। आज वर्तमान में देखा जाए तो हमारे जो केंद्र में सरकार है वही शोषण करने वाली सरकार है, डिक्टेटरशिप सरकार है। जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वे अपने आप को पिछड़े कहते हैं और जब इन्होंने आया ओबीसी SC ST को वोट भी लिया, दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी बनाया, अभी आदिवासी बनाया है। जब दलितों ओबीसी SC ST या कहले मूल निवासियों की जब हक की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं। वो चाहे लोकतंत्र की मामला सुप्रीम कोर्ट में लाया उसमें हम लोगों ने काफी लड़ाई लड़ी। यहाँ सुधांशु भैया बैठे भी जब चले गए। आदिवासी के जल जंगल जमीन की मामला में सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बनाया कि भाई जो जंगल जमीन पे आदिवासी रहते हैं उनको वहां से हटा के कहीं फ्लैट दे दिया जाए। अब बताइए जो आदिवासी जंगल में रहते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं खुली हवा में, वे फ्लैट में कैसे रहेंगे? ये पूंजीपतियों की आज में सरकार है जो अंग्रेजों की सरकार थी और ये पूंजीपति लोग हमारे लोगों को ओबीसी SC ST मूल निवासियों को इस हिसाब से जात धर्म में तोड़ते हैं। कहते हैं कि तुम फलाना जात को हो, तुम ऊंच हो तो तुम नीच हो। अरे भाई आप बताइए जब इस देश में संविधान सभा में का गठन हुआ उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उनके साथ भी वही भेदभाव किया गया जो आज हमारे साथ किया जाता है। यूनिवर्सिटी हो, जुडिशियरी हो या फिर जितने सरकारी उपक्रम है आप लोगों से छिपा नहीं है, हर स्तर पे भेदभाव किया जाता है। जब बाबा साहब थे तो उनके साथ भेदभाव तो हुआ ही था। जब संविधान लिखा गया तो उनके जितना काबिल पढ़ा लिखा न राजेंद्र बाबू थे, न नेहरू थे, न पटेल थे, लेकिन हमारे देश में जो मूल निवासियों का भेदभाव होता है आज भी चलते रहा है और इसको खत्म करने का एक ही लड़ाई है कि हम पैगाम के साथ जुड़े और जन जन तक पहुंचाए कि आपका फंडामेंटल राइट क्या है। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, धर्म के नाम पे गुमराह मत कीजिए। किसी को धर्म से ना पेट कभी भरा है ना भरता है। आज सिर्फ धर्म राम मंदिर का नाम हो या वो कोई एक और आया ज्ञान वापी मस्जिद उसका नाम हो, इसमें हिंदुओं को मूल निवासियों को बरगलाया जा रहा है कि अभी 24 में सरकार कैसे बनाया जाए और इन लोगों को रिजर्वेशन खत्म करके या जितने भी रिसोर्सेज है तो हमारा प्लेन है इन्होंने सब बेच दिया। जब हमारा रिसोर्स पर अधिकार ही नहीं रहेगा, हमारे पास पैसा ही नहीं जाएगा तो हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और हम अपनी बातों को आगे कैसे ले जाएंगे। हमारे पार्लियामेंट में जो भी बैठे हुए हैं ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के सांसद वो लोग आज CBI ED के डर से इस हिसाब से डरे हुए हैं कि वो अपने बात अपनी ही हक की बात अपने ही लोगों की बात बोलने से डरते हैं और हमें लगता है कि ऐसे मजदूरों को पार्लियामेंट से भी हटाना होगा और ये काम हमारे पैगाम के माध्यम से होगा। यही हमारे पैगाम के लोग जो है और WTP के लोग हैं, सोशल जस्टिस पे जो काम कर रहे हैं, हम जहाँ UPSC की तैयारी करते हैं पढ़ाई के साथ साथ हमें मेरा पढ़ाई भी चलता है। हम किसी से न डरते हैं और न कभी कहीं कम रहते हैं, अपने वजूद पे रहते हैं। इस शब्दों के साथ हम अपने बात को खत्म कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय जवाहर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्य मुद्दा हमारा ये है विशेष रूप से कि बिरसा मुंडा साहब ने और जो भी कुर्बानी दी है वो
आज भी हम सब लोगों को यादगार होनी चाहिए। आज भी वही स्थिति है। हमारे नेता ने कहा है कि पहले परिस्थितियां बड़ी कठिन थी, लेकिन आज ये परिस्थितियां कठिन नहीं है। तो हम वास्तव में सच्चे अनुयायी तभी माने जाएंगे कि आज इतने साधन होते हुए भी, इतनी हमारी ताकत होते हुए भी और इतनी जागरूकता और शिक्षा होते हुए भी हम अपने को समर्पित भाव से वास्तव में काम नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से हम अपने आंदोलन में तेजी से काम न करने के कारण बहुत पिछड़ गए हैं। और इस मुहिम को वास्तव में पूरी गति से काम चलाना है। और सबसे पहले मैं ये प्रार्थना करेंगे, लोग भले हमारे कुछ खबरें हैं कि पहले सिस्टमेटिक वेब से हमने माननीय केसकर साहब से भी कहा था 2-3 साल पहले जब मीटिंग में जाना था पैगाम में बात की कि आप यहाँ विधानसभा कमेटियां बनाइए, लेकिन उन्होंने वास्तव में करके दिखाया, बहुत कुछ किया है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम पूरा अभी विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि वार्ड दिल्ली में 250 वार्ड जो अभी 3 मतलब MCD मिला के बना है और वो नई दिल्ली और कैंट अलग है अभी, तो इनको मिला के लगभग 300 मिनिमम वार्ड होंगे। तो हम इस सभी से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम एक आदमी एक वार्ड से कोई तैयार करें, हम लोगों में से जिम्मेवारी लें। और 300 वार्ड में कमेटियां गठित जब हो जाएंगी विधिवत, तो हम जो भी समस्या है, कोई भी समस्या पर आसानी से उसका समाधान कर लेंगे। क्योंकि दिल्ली में पूरे देश के हर जिले के हर जाति के लोग रहते हैं और यहाँ से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जिम्मेवारी बांटें कि वो एक व्यक्ति 5-5, 6-6 लोगों को कम से कम ढूंढ के तैयार करके, और सबके पास है ऐसा नहीं है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में हमें काम करना पड़ेगा। हर वार्ड में हमारी कमेटी बन जाए 50-51 लोगों की, तो हमारा हर काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। कोई भी काम दिल्ली में होगा बड़ी आसानी से, चाहे भीड़ इकट्ठा करना है, चाहे आपको प्रदर्शन धरना आंदोलन करना है या धन इकट्ठा करना है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको प्रेरित करने वाले, उनके पास जाने वाले लोग हमारे पास कोई टाइम पर नहीं है। तो कुछ लोग निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे कई साथी जो है संपर्क में आए, जो सेवानिवृत्ति के बाद काफी लोग निकले हैं इस मुहिम से। तो निश्चित रूप से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो वार्ड वाइज कमेटी हमारी है, ये आगामी जो आने वाला 6, 7, 8 दिसंबर का जो हमारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा, उसमें हम वार्ड वाइज अगर 250 से 300 वार्ड की कमेटी करते हैं और एक 2 बस में लोग डालने का एक टारगेट लगाते हैं, तो 500 बसें आ सकती है, 600 बसें आ सकती हैं, तो 2 लोग एक वार्ड से आएगी। तो हम बहुत बड़ी एक ताकत तैयार कर सकते हैं। बाहर से तो लोग आएंगे आगे, और वहाँ हम इस उद्देश्य को लेकर चले कि हमारे दिल्ली से ही और अधिकतम लोग आ जाए, तो ये हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे लोगों का खर्चा भी कम है, शाम को घर भी जा सकते हैं और आने में कोई पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होना है। या बसें हम लोग लगा देंगे, तो जो भी सिस्टम होगा वही भी लोग मदद करेंगे, कुछ और लोग करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ हम लोग यहाँ कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन उत्साहवर्धन और एक रचना व्यू रचना हम लोग करेंगे। तो निश्चित रूप से हम निरंतर प्रगति की तरफ जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। और आगे सभी साथियों से यही आग्रह है कि पहले दिल्ली को भी हम लोग साथ वार्ड वाइज कमेटियां बनाएं। ये हमारा पुराना निवेदन है सभी लोगों से, इसमें रुचि लें और इसको कोई भी लोग हम लोग संपर्क रखेंगे लगातार सभी लोगों से। तो यही हमारा विशेष कार्यक्रम है कि 15 दिन के अंदर हम वार्ड वाइज कमेटियां तैयार कर लें अपनी। और इसी के साथ हम पुनः सभी का आभार और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। नेक्स्ट नाम है सर श्रीमान गुलाम जय जोहार। आज जिस क्रांतिवीर की आज हम चर्चा करने बैठे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनके बारे में मैं बात गंगाधर पागी जी की 4 लाइन कहना चाहूंगा। झारखंड की वादी में लड़ने वाले फौलादी थे, बिरसा के रणवीर धनुधर अंग्रेजों पर भारी थे, हर मुश्किल झुकाने को वे बलवान सिपाही थे। अंग्रेज तो उल्टे पैर भागे जब दौड़े नर नारी थे। आजादी का बिगुल बजा, बच्चों बूढ़ों को समझाया, अपने हक के लिए लड़ो और वक्त मारा आया। तो ये हमें अपने क्रांतिवीरों से विरासत में मिली हुई चीज है और उस विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, किसके लिए हम क्रांति करने जा रहे हैं? अगली पीढ़ी के लिए। लेकिन हमारे किसी भी मोर्चे में हमारी अगली पीढ़ी नहीं रहती है। उन्हें पता नहीं है कि हम किस लिए लड़ रहे हैं,
अब क्या लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। तो जिनके लिए लड़ रहे हैं अगर उनको हम साथ नहीं रख रहे हैं तो फिर ये लड़ाई तो लगता है कि हम एक तरफ अपने पीढ़ी को सर्कस का सेल बना के रखे हुए हैं घर पे और हम ये क्रांति करने आए हैं। तो क्रांति ऐसे नहीं जाती। क्रांति के लिए आपको आपकी लड़ाई आपकी पीढ़ी देखे, वो देखता है, वो सीखता है। तो जब तक हमने दिखाई नहीं अपनी पीढ़ी को तब तक ये लड़ाई बस हम लोग लड़ते रहेंगे, पढ़ेंगे किताबों में आकर के 4 लाइन बोल के चले जाएंगे। अब बात मैं चाहूंगा इस क्रांतिवीर के बारे में। आप लोगों ने बहुत इनके बारे में बात की है और वो हमने सुनी है, उस इतिहास में आप सब जानते हैं, उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं। एक तो मैं कहूंगा कि ये हमारे क्रांतिवीर हैं, भगवान नहीं है। ये भगवान जो मनुवादियों का जो आजकल एक ब्रांड बन गया धंधा का, इनको उसको उस कैटेगरी मत रखिए। तो अपने पूर्वजों को, हमारे क्रांतिवीरों को भगवान की संज्ञा से निकालिए। ये इनको ब्रांड मत बनाइए, धंधा का चीज मत बनाइए। ये क्रांतिवीर हैं और हम क्रांतिवीर के वंशज हैं। एक बात और ध्यान देने की बात है कि ये 1875 में इनका जन्म होता है और इससे पहले एक कानून आता है 1871 में। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और इस देश के जो गुज्जर, मीना, आदिवासी समाज के लोग थे इनको क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया था, उनके लिए कानून बनाया गया था। तो हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है कि हम लड़ाई किससे लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे। क्या वाकई 7000 किलोमीटर दूर 7 समुद्र पार बैठे अंग्रेजों को क्या पता कि इस देश का कौन सा ट्राइब क्रिमिनल है? उसे कैसे पता चला? कौन था उसको ये बताने वाला कि ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स हैं? तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि हम शिक्षा के अभाव में उसको दुश्मन बना रहे थे जो हमारे लिए कानून बनाकर दे रहे थे, और हम उनसे साथ में लड़ रहे थे जो हमारे ही शोषक हजारों वर्ष से रहे थे। ये हमें समझना पड़ेगा। 1860 में जब इंडियन पेनल कोड आया, जब उसने सबको एक सजा की बात कर दी, मनुस्मृति खत्म हो गया उसी दिन से इस देश के शोषक वर्ग ने एक चाल चला और उसको इंडियन पेनल से सब बराबर हो गए थे, फिर भी वो अपनी सुपरमेसी के लिए उसने ऐसे ऐसे कानून इजाद करवाए अंग्रेजों से। उसी में क्रिमिनल ट्राइब्स आता है, क्योंकि वो क्रिमिनल जो आपको आईपीसी था उसके तहत तो सब आ जाता था, तो स्पेशलिटी कहाँ है उनके पास? तो वो स्पेशलिटी के लिए आपके लिए कुछ अलग कानून इस तरह बने हैं और वो आए। आज वो कानून है, नाम बदल दिया है। क्या नाम है उसका? हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट। तो आज भी आपके नाम है उसी में, लेकिन नाम बदल के आ गया है। ये 56 में किया गया, बहुत बोलने के बाद, तो जाने के बाद भी इस तरह की बात हो रही है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि उसी समय ये 75 में जन्म लेते हैं बिरसा मुंडा जी। उससे पहले जो है 71 में एक कानून इसी तरह का आता है और इन्हीं कानून के द्वारा इन लोगों को खत्म करने की कोशिश की गई। वो कौन था इसे कानून को बनवाने वाले? ये चीज समझ में अगर आता है तो आपको जानना पड़ेगा रामधन मंडल जी को, जो चंपारण में 1942 में उन्होंने इस देश के उस जिला के जो एसपी था और एडीएम था और जो इंस्पेक्टर था, ये झा था, कोई ठाकुर था और एक कोई तिवारी था, इन तीनों को काट दिए थे उन्होंने फांसी से। वो जान गए थे कि हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दुश्मन यही है जो बीच में बिचौलिया बना हुआ है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे जो लोग जैसे जैसे समझदार होते गए और दुश्मन की पहचान की गई। बाद में ज्योतिबा फुले जब आए तो वो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की, उन्होंने बात की और उनके बाद से हमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार मिला। उस समय जो मदरसे और गुरुकुल होते थे वो उनके लिए होते थे, हमारे लिए होते नहीं थे। तो हमें जो शिक्षा का दिया, हमारे जब पुरुष पढ़ने लगे महापुरुष, तो उन्होंने अंग्रेजों से देखा ये है समझदार, से बात की जा सकती है और ये हमें दे सकते हैं, और उन्होंने कानून बनाया। आज कोशिश में जिला स्कूल जो सब जिला बना था उन्हीं की देन है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि सर्टिफिकेट खोले और फार्मा से पहली शिक्षिका बनकर पहली लड़की की स्कूल पर, तो ये अंग्रेज के समय तो हुआ था, उन्होंने तो दिया था। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे बीच में जो इस देश में जो वर्षों से शोषक रहा है, वो चाहे मुस्लिम शासक के समय रहा हो या अंग्रेज के समय हो, उसको कोई क्षति नहीं होगी।
आखिर अंग्रेजों के मुसलमानों के समय में हम ही लोग जो थे शोषित थे, उसके बाद भी हम ही लोग शोषित हैं, क्यों? उस वर्ग को कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों नहीं बिगड़ा? तो ये समझना पड़ेगा कि वो शोषक वर्ग जो है किस तरह से वो अपने ढाल को, जो भी ताकतवर होता है उसे अपना ढाल बना करके उसे राजा बनाता है और उसका मंत्री पद वो प्रशासक का पद लेकर के वो अपना काम करता है। तो हमें इस बात के समझना पड़ेगा कि हमारे लोग जो लड़ रहे, इससे पहले तिलका मांझी 1757 प्लासी युद्ध के बाद ही उनका जो 1750 उनका जन्म होता है, 1774 में उनका इस तरह से होता है कि प्लासी से हम ठहर रहे थे इधर पश्चिम की तरफ, तो उनसे सामना होता है संथाल परिणाम में। और मैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं वहाँ से 12th किया है, तो मुझे पता है इसके बारे में। तो उस तरह से वो चली है लड़ाई और इस तरह से यहाँ तक आई है। तो जैसे ही हमारे जो हजारों साल के शोषक थे, उन्होंने हर उस शक्तिशाली व्यक्ति को अपना शासक समझ करके उसके नवरत्न बना, नवरत्न बन करके वो अपना काम निकाला। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि जो ये भी लड़ाई लड़ी हमारे पूर्वजों ने, तो शिक्षा के अभाव में उन्होंने गलत लोगों को दुश्मन टारगेट बनाया, जिसकी खामियाजा भुगते हैं। जैसे से हमारे महापुरुष समझदार हुए, उसके बाद बाबा साहब आए, उन्होंने भी 3 बार राउंड टेबल में बात की, भाग लिए, और उसके बाद उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए लड़ा, मिल गया, क्योंकि अंग्रेज इतने बुरे नहीं थे जितने आज के शासक थे। वो इससे ज्यादा समझदार थे। अगर उनसे बात रखी जाती थी तो वो मानवीय आदमी थे, अब मानवता के बल पर वो बात समझते थे इस बात को, और तभी हमें अछूतों को अधिकार 1932 में मिल गया था अछूतों को। तो अंग्रेज तो हमें शोषण तो नहीं कर रहा था, हमें तो कई कानून बना करके हमें आगे लाया है और हमको एम्पावर्ड किए हैं उन्होंने, और उसी का नतीजा है कि जो हमारे शोषक थे उनके खिलाफ ये आजादी का जंग छेड़ा। और हम आजाद तो उस दिन हुए जिस दिन संविधान लागू हुआ। बेशक वो लोग 47 को ही आजाद हो गए थे, शोषक वर्ग जो थे उनकी आजादी पहले मिल गई हो। बेशक वो संविधान दिवस को ठीक से नहीं मानते हैं या 26 जनवरी को, लेकिन हमारी तो आजादी 26 जनवरी ही है 1950। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात रखता हूँ। और जो 6-7-8 को होना है वो कहीं और से नहीं होना है, अपने से होना है, अपने घर से शुरू होना है। अपने बच्चों को समझाइए कि हम आपके लड़ रहे हैं और ये हम लड़ रहे हैं, तो उनको दिखना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे लड़ रहे थे, हमारी पीढ़ी कैसे लड़ रही है और हमें कैसे लड़ना है। जब ये बात हम अपने आगे वाली पीढ़ी को नहीं देंगे तो वो क्या लड़ेगा कल आने वाली पीढ़ी में। तो ये सब कहते हुए मैं आपकी बात को समाप्त करता हूँ। जो आज नहीं कई साल कई वर्ष पहले बहुसंख्यक समाज के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, आज हमें भी उसी रास्ते पर चलकर हमें वो लड़ाई करने की जरूरत है। जो उनका कार्य रहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग सब मिलकर साथ में दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर का न्याय सम्मेलन रखा गया है, जिसमें आप लोग भी दूर दूर से वहां पहुंचे और अपना अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलेगा, हमें छीनना पड़ेगा। हमारे बिरसा मुंडा जी उस जमाने में भी 25 साल की उम्र में संघर्ष किए, लेकिन हमें वो न्याय और हमारा हक नहीं मिला। आज उसे पूरा करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और हम सब एक होकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर को अपना हक के लिए वहां हम सब इकट्ठा होकर हम अपना हक छीनेंगे जब हमें मिलेगा। इसी के साथ जय भीम, जय